जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है 3 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपका, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने जो है पार्ट 4 तक बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्थात सोशोलॉजी का तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे चैनल में कर दी गई है। अब दोस्तों मैं जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि दोस्तों इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच गए थे वो सारे को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। तो इसमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना है जो आपका क्वेश्चन पर आधारित होगा। अर्थात यहाँ पे आपको लिखना है कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। उसके बाद क्या क्या तत्व है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने जो है पहला पॉइंट में लिखा हुआ है जनसंख्या आकार और वितरण। इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन दोस्तों यदि हम वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो भारत में पाया जाता है। अर्थात जनसंख्या के मामले में सबसे पहला स्थान पर जो देश पाया जाता है वो है भारत। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है आयु संरचना। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि भारत में युवाओं की बड़ी संख्या है जो जनसंख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है लिंग अनुपात। इसमें मैंने बताया हुआ है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। तो इस तरीके से आप यदि आंसर को लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो है प्रॉपर मार्क्स दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस किया हुआ हूँ, जिसमें से फोर्थ पॉइंट है वो है साक्षरता दर, नेक्स्ट है शहरीकरण और नेक्स्ट है जाति और धर्म। इस सब के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि साक्षरता दर, साक्षरता का अर्थ क्या होता है? साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है लेकिन अब असमानता बनी हुई है। शहरीकरण में आपको लिखना है ग्रामीण से शहर क्षेत्र की और जनसंख्या का तेजी से प्रवास हो रहा है। और यहाँ पे अंतिम में लिखना है आपको जाति और धर्म। भारत में विभिन्न जातियों और धर्म की विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो दोस्तों आपको जो है इस तरह से आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों आप जो है सीधी आप जो है सिर्फ 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक संस्थानों के में निरंतरता और परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करें। इसमें आपको लिखना है कि सामाजिक संस्थाएं ऐसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा समय के साथ निरंतरता बनाए रखते हुए बदलाव भी अनुभव करती है। इसके प्रमुख कारक हैं। तो क्या क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको लिखना है आर्थिक परिवर्तन। इसमें आपको लिखना है कि औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण से सामाजिक संस्थाएं प्रभावित होती है। नेक्स्ट लिखना है आपको तकनीकी विकास। इसमें आपको बताना है कि संचार और परिवहन के साधनों में प्रगति में समाज बदला। नेक्स्ट आपको लिखना है शिक्षा और जागरूकता। इसमें आपको लिखना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने लोगों की सोच और जीवन शैली में परिवर्तन लाया है। फोर्थ नंबर में आपको लिखना है कानूनी और सरकारी नीतियां। इसमें आपको लिखना है सरकार द्वारा लागू कानूनों ने सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। और अंतिम में आपको लिखना है आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। इसमें आपको बताना है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है। तो इस तरीके से आपको जो है हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझाते हुए उनके प्रभावों का विश्लेषण करें। ठीक है, पहले तो आपको यह बताना है कि जो बाजार है ये एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बाजार का प्रभाव किस प्रकार से आप देखते हैं उसको भी आपको बताना है। तो दोस्तों सोशोलॉजी जो है वो आपको सोशल से अर्थात आपका समाज से संबंधित प्रश्न पूछता है। यदि आप अपने समाज में हर एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो दोस्तों आप जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको लिखना है कि बाजार एक सामाजिक संस्था है जो समाज की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं।
तो इसमें प्रभाव लिखना है, सबसे पहला आपको लिखना है उपभोक्तावाद। इसमें आपको लिखना है कि लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ गई है, क्योंकि ये जो है मार्केट में देखते हैं कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही है, जो जितने भी नई चीज़ें हैं उनको जो है लेने का इच्छा इनके मन में होती है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखना है आपको आर्थिक असमानता। इसमें आपको बताना है कि बाजार में अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 4th नंबर में यदि आपको लिखना है स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। इसमें आपको बताना है कि बड़े बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इंसान जो है वो उसी स्थान से ज़्यादा वस्तुएं खरीदता है जो उन्हें जो है अच्छे क्वालिटी में प्राप्त होते हैं, और बड़े बड़े कंपनियां जो है उन्हें अच्छी क्वालिटी में प्रदान करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर में आपको लिखना है नौकरी और व्यवसाय के अवसर। इसमें आपको लिखना है कि बाजार के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर में 6 नंबर में लिखना है सांस्कृतिक बदलाव। इसमें आपको लिखना है कि उपभोक्तावाद और विज्ञापन संस्कृति के कारण परंपरागत मूल्यों में बदलाव आया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक विषमता और बहिष्कार के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है सामाजिक विषमता और बहिष्कार के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जातीय भेदभाव। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर कुछ वर्गों को विशेष अधिकार मिलता है जबकि कुछ को वंचित रखा जाता है। यहाँ पे दूसरा नंबर में मैंने लिखा हुआ है धार्मिक भेदभाव। नेक्स्ट है आपका लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता, और 5th नंबर में मैंने लिखा हुआ है शारीरिक असमानता। तो ये सब के बारे में यदि आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत ही अच्छे से सरल शब्द में इसका आंसर देते हैं, तो दोस्तों आपको जो है जो आपका कॉपी चेक करते हैं टीचर, वो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे जो है इस तरीके से अपने एग्जाम में आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता के बारे में आपको जानकारी हासिल होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका चुनौती पूछा गया है और इसका समाधान पूछा गया है, तो दोनों के आंसर दोस्तों मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको चुनौती के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको जो है समाधान के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वप्रथम मैंने जो यहाँ पे चुनौतियाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक लाइन करके लिखना है। लाइन क्या लिखना है दोस्तों, जो कि आपकी यहीं पर दिया हुआ है कि सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न चुनौतियाँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन लिखना है। ठीक है, इस तरह का डैश देना है, उसके बाद आप 1-2 नंबर करके हर एक चीज़ का वर्णन करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट पे लिखा हुआ है सांप्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष। इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है भाषाई मतभेद। इसके बारे में आपको यहाँ पे डैश करके लिख देना है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता, इसको भी एरो देके यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जातिवाद और सामाजिक विभाजन, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको जो है डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है समाधान। तो समाधान में सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा और जागरूकता। इसमें मैंने बताया हुआ है कि सांस्कृतिक विविधता को समझने और स्वीकारने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कानूनी उपाय। इसमें मैंने बताया हुआ है कि संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए कड़े कानून होने चाहिए। यहाँ पे मतलब कठिन कानून होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद और सहिष्णुता, और चौथा नंबर में मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। तो हर एक चीज़ को आपको वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक परिवर्तन के विभिन्न आयामों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ समाज की मौजूदा संरचना में होने वाले बदलाव से है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहला नंबर में लिखना है आर्थिक परिवर्तन। इसके बारे में आपको आर्थिक से संबंधित लिख देना है। नेक्स्ट लिखना है आपको राजनीतिक परिवर्तन, इससे संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। यहाँ पे दोस्तों तकनीकी परिवर्तन में आप लिखेंगे कि नई तकनीकें लोगों की जीवन शैली और कार्य प्रणाली को बदल रही है। ठीक है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उस तरीके से हर एक चीज़ कार्य करने की जो प्रणाली है, प्रोसेस है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है शहरीकरण में लिखना है
और यहाँ पे लास्ट में आपको शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण और प्रभाव पर चर्चा करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कारण लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रभाव बताऊंगा। ठीक है, तो कारण में आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? प्रवाह। ठीक है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है प्रवाह, अर्थात किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह फैलना। ठीक है, यही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण आपको जो है सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और ये जो है आपको आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है तकनीकी प्रगति। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है कि ये कैसे प्रगति कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और नेक्स्ट है शिक्षा और मीडिया। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रभाव में लिखना है सर्वप्रथम पहला पॉइंट कि परंपरागत मूल्यों में बदलाव। इसमें लिखना है कि पुराने रीति रिवाजों में कमी आ रही है। नेक्स्ट लिखना है आपको कि नए जीवन शैली पैटर्न, मतलब नए जीवन शैली का जो पैटर्न है वो क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यदि आप हर एक पॉइंट को अपने तरीके से, अपने शब्द में सरल तरीके से लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो है एक अच्छा मार्क्स प्राप्त होने वाला है। और मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आप जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर रट के ना जाएं, आप उस चीज़ों को समझें। आप जो है इसके बारे में लिख रहे हैं तो इस मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं और उसकी विकास यात्रा का वर्णन करें। तो आपको सबसे पहले विशेषताएं लिखनी है, उसके बाद आपको विकास यात्रा के बारे में लिखना है। तो विकास विशेषताएं में क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखना है कि विशेषताएं में मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा संवैधानिक लोकतंत्र, नेक्स्ट में लिखूंगा लोकतांत्रिक प्रणाली, नेक्स्ट लिखूंगा सामाजिक न्याय, नेक्स्ट लिखूंगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि संवैधानिक लोकतंत्र में मैं क्या लिखूंगा वो भी याद कर लूं, अर्थात ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे भारत में लिखित संविधान के अनुसार शासन होता है, ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि हमको लिखना क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप इससे संबंधित आप जो है खुद लाइन बना के यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है लोकतांत्रिक प्रणाली आपको सिर्फ याद होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है इससे संबंधित यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद सामाजिक न्याय याद होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद आपकी जो है आप इस तरीके से सामाजिक न्याय के बारे में लिखेंगे कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल नंबर जो है 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको सिर्फ एक पॉइंट याद करना है और इससे संबंधित आपको इस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है राज्य का कोई अधार्मिक धर्म नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है सिर्फ पॉइंट को याद करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखना है वो चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज़ें आप जो है अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखना है विकास यात्रा। अब इसके बारे में आपको लिखना है कि 1950 में संविधान लागू हुआ और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे 1947 से पहले तो हमारे देश में जो है ब्रिटिश का शासन था, अर्थात औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए कि संविधान कब लागू हुआ, क्या चीज़ें हुए, भारत का पूरा हिस्ट्री याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संविधान लागू हुआ था 1950 में, लेकिन मैं अब आपको पूछूँ कि संविधान जो है वो लिख कर तैयार कब हुआ था, तो लिख कर तैयार हुआ था 1949 में। यदि पूरा डेट पूछे तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 1950। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन और विकास के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करें। तो यहाँ पे ग्रामीण समाज का पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे क्या विकास हुआ है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि सुधार। हरित क्रांति जब से हुई है तब से दोस्तों मैं यहाँ पे जो है कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। उसके बाद आप यहाँ पे ये पॉइंट याद नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना याद करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। तो शिक्षा में किस तरीके से सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में किस तरीके से सुधार हुआ है, ये चीज़ें आपको अपने तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है शहरीकरण का प्रभाव। इसमें आपको शहरीकरण का प्रभाव लिखना है। नेक्स्ट आपको तकनीकी बदलाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालें। सबसे पहला पॉइंट औद्योगिकरण से शहरीकरण। ठीक है, औद्योगिकरण से शहरीकरण, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाने लगे हैं। तकनीकी विकास,
उत्पादन तकनीकों में बदलाव आया है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास, उद्योगों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण के सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संस्कृति का आदान प्रदान। विभिन्न देशों की संस्कृतियां आपस में घुसमिल रही है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण मतलब होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब होता है औपनिवेशिक शासन, अर्थात किसी क्षेत्र का, मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का कुछ ग्रुप जो है, कुछ इंसानों का ग्रुप उठकर इस क्षेत्र में चला जाता है और ये पूरा क्षेत्र को जो है कब्जा कर लेता है और इस क्षेत्र पर शासन करने लगता है। तो इसके हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है औपनिवेशिक शासन है। किसका? ना इस क्षेत्र के, इस ग्रुप का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है संस्कृति का आदान प्रदान। तो मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र का इंसान यहाँ से उठकर दूसरा क्षेत्र में जाता है, तो निश्चित है कि यहाँ का जो संस्कृति होगा वो संस्कृति अब जो है ये इंसान लोग यहाँ पर भी फॉलो करवाएंगे। ठीक है, जिस कारण बस यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का संस्कृति का जो है वैश्वीकरण अर्थात प्रवाह जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वैश्वीकरण के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है आर्थिक अवसरों में वृद्धि। यहाँ पे आर्थिक अवसर अर्थात रोजगार के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंचार माध्यमों की भूमिका और उनके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट जानकारी और शिक्षा। नेक्स्ट, जनमत निर्माण। सबसे पहला पॉइंट में लिखना है आपको मीडिया लोगों को जागरूक बनाता है। नेक्स्ट में लिखना है जनमत निर्माण में कि समाचार चैनल और सोशल मीडिया जनपद को प्रभावित करते हैं। तीसरा नंबर में लिखना है आपको कि संस्कृति और प्रचार प्रसार अर्थात फिल्मों और टीवी के माध्यम से संस्कृति का प्रसार होता है। तो ये जो मैंने आपको आंसर बताया वो आपको 3 मार्क्स वाला बताया। ठीक है, यदि 5 नंबर में पूछा जाता है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे 4-5 करके ऐड करते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार और उनके उद्देश्यों का विश्लेषण करें। ये भी क्वेश्चन मैं जो है 3 नंबर में लिया हूँ। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता तो दोस्तों मैं जो इसका आंसर और भी ज़्यादा डिटेल से लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट पे लिखना है कि सुधारात्मक आंदोलन। इसमें लिखना है कि समाज में सुधार लाने के लिए जैसे दलित आंदोलन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए जैसे स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम? जो 1857 में भारत में हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेज के खिलाफ हुआ था। अंग्रेज को जो है अंग्रेज लोग जो है डरने लगे थे कि भारतवासी से अब बचे तो बचे कैसे। ठीक है, ये इतना भीषण युद्ध था। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है पर्यावरणीय आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसे कि चिपको आंदोलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये सम्मेलन है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है सोशियोलॉजी में तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से आपको सूचना देता हूं कि यदि आपको एमसीक्यू में एक अच्छा रिजल्ट करना है सोशियोलॉजी में, तो दोस्तों आप जो है मेरे इस वीडियो का लिंक में मैंने 4 वीडियो का लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में जो है अच्छा रिजल्ट होने वाला है। यदि आप सब्जेक्टिव करने वाले हैं तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने जो है 3 मार्क्स वाला एक वीडियो बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और 5 नंबर वाला भी मैंने लिंक बना दिया, वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा आपका दोस्तों सोशियोलॉजी का पेपर में अच्छा करने का तरीका। ठीक है, आप सारे चीज को पढ़ लीजिए, आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों आप जो है नेक्स्ट पेपर का तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट पेपर है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद है आपका हिस्ट्री, उसके बाद है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट को एक अच्छा रिजल्ट करने के लिए आपको घबराना नहीं है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके और ज्योग्राफी का तैयारी, हिस्ट्री का तैयारी और पॉलिटिकल साइंस का तैयारी हमारे चैनल से कर सके और 100 आउट ऑफ 100 ला सके। तो उम्मीद आपसे यही रहेगा कि आप सभी बच्चे जो है इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।